हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज फिर से हम एक नए एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये जो एक्ट है 2000 में पास हुआ था, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब देखिए, प्रश्न सबसे पहले उठता है, इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये एक नया एक्ट था। 2000 के पहले आईटी से रिलेटेड कोई भी एक्ट मेजर नहीं था। तो हुआ क्या था, यदि हम बात करें तो 1980s के एरा में, ठीक है, हुआ क्या था, यहां पर कुछ हमारे यंग प्राइम मिनिस्टर आए थे, राजीव गांधी जी आए थे। वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है। तो भारत में 1980 से क्या हुआ कि कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। और उसी के बाद 1991 में जब हम भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 1991 में एक बड़ा चेंज आया था भारत की अर्थव्यवस्था में, जो उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फ्यूचर के होने वाले प्रधानमंत्री उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लिया था। उन्होंने क्या किया था, एक रिफॉर्म्स किया था जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अर्थात सिंपल शब्दों में हम बात करें तो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को के लिए सेक्टर्स ओपन कर दिया थे, निजी क्षेत्र में भी अब कंपनी सेटअप करना पॉसिबल था, और वैश्विक स्तर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी भारत आ सकती हैं। इस वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक बाहर वाली कंपनियों के लिए एक तरीके से बंद थी, उसे क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। अब विश्व की अदर कंपनीज, विश्व के स्तर पर, चाहे वो अमेरिका में कंपनी हो, चीन की कंपनी हो, कोई भी कंपनी भारत में आकर यहां पर बिजनेस कर सकती है। तो ये दो बड़े चेंजेस आए थे। और इसके बाद से आप देखोगे 1990 में ऐसा हुआ, जो 1990 की दशक रही, 1990 की डेकेड रही, उसमें क्या हुआ, कंप्यूटर का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। कंप्यूटर से जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज थी उसका भी विस्तार हुआ। तो अब क्या हुआ, समझ में आने लग गया कि भविष्य क्या है। भविष्य होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, भविष्य होगा आईटी से रिलेटेड, और इसीलिए एक नया कानून लाने की जरूरत पड़ी कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें लानी पड़ेगी। जैसे कि सिंपल सी बात है, यदि आज आप देखोगे, कोई भी मंत्रालय देखोगे, कोई मिनिस्ट्री खोल दो, सबकी खुद की वेबसाइट होती है। सब आज की डेट में सोशल मीडिया में सारी की सारी मिनिस्ट्री के अकाउंट है, सारे के सारे बड़े लीडर के अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर में हो, चाहे फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो। लोग क्या करते हैं, लीडर्स, मिनिस्ट्री, लीडर्स को अभी अपन साइड में करते हैं, अभी हम सरकार की ओर से सोचते हैं। सरकार क्या करता है, कोई भी मान लो जैसे कि एक वैकेंसी निकली है, कोई पोस्ट निकली है, तो क्या हुआ, इस वैकेंसी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था, पहले सिर्फ और सिर्फ पेपर वगैरह में दिया जाता था। अब इन की खुद की वेबसाइट होती है, यहां पर इस पोस्ट का सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। इनफैक्ट यदि आपको अप्लाई भी करना है तो आज की डेट में मैक्सिमम जो अप्लाई होता है वो भी ऑनलाइन किया जाता है। तो ये सब चीजों के लिए क्या हुआ, एक कानून की जरूरत थी जो इन सारे प्रोसेसेस को क्या करे, वैलिडेट करे कि हां भैया, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी ये सारे काम कर सकते हो। साथ ही साथ एक बड़ी जनता अब इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर को यूज करने लगेगी, तो उनकी सुरक्षा के लिए और जो भी सरकार इंफॉर्मेशन दे रही है वो ऑथेंटिकेट हो, इसके लिए एक नया कानून की जरूरत थी। और इसी वजह से एक नया कानून आया 2000 में, जो कि है आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो जैसा कि पहला सभी सेक्शन में हम पढ़े, सेक्शन 1 क्या होता है, ये कौन से क्षेत्र में अप्लाई होता है, तो ये जो है पूरे के पूरे भारत के लिए अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें कुछ चीजों में विभाजन किया गया था। जैसे कि अभी जो थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे अभी तक क्या थे, वो ऑफलाइन थे। ऑफलाइन मतलब कि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में थे, किसी भी जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर नहीं थे। तो सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने एक अनुसूची बनाई इस एक्ट के अंदर। इस अनुसूची यानी शेड्यूल बनाया, इसमें क्या किया, 2 शेड्यूल में सारी चीजों को डिवाइड किया। सबसे पहला था फर्स्ट शेड्यूल, दूसरा था सेकंड शेड्यूल, यानी कि पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची।
पहली अनुसूची में क्या किया गया, जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो केंद्र सरकार को लगता है कि अभी भी हमें उसे डिजिटाइज नहीं करना चाहिए, वो क्या होंगे, जिस पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कानून नहीं अप्लाई होगा, नॉट अप्लाई, यानी कि आईटी एक्ट 2000 इन शेड्यूल पे अप्लाई नहीं होगा। वो कौन से अनुसूची में डाल दिए गए, पहले अनुसूची में डाल दिए गए। बाकी जितने भी सारे हैं वो मोस्टली आते हैं सेकेंड शेड्यूल में, जहां पर ये आईटी एक्ट का कानून जो है वो अप्लाई होगा। बात समझ में आई? तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो डिफेंस के बारे में, तो डिफेंस में हम कुछ टेक्नोलॉजी जो है आमतौर पर अब तो फिर भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करा जाता है, और उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स जैसे कि रिंग फेंसिंग वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट पहले क्या होता था, पहले इनको डिजिटाइज स्टोर किया ही नहीं जाता था, इन्हें क्या था, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता था, ठीक है, हार्ड कॉपी वाले फॉर्मेट में स्टोर किया जाता था। और इन सबको किस में डाल दिया जाता था, इन सबको डाल दिया जाता था पहले अनुसूची में। तो अभी केंद्र सरकार क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार ने पहली अनुसूची लाई है, इसमें आईटी एक्ट अप्लाई नहीं करता है, और किसी भी चीज को यदि केंद्र सरकार को यहां पर डालना होगा तो केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन लॉन्च करेगी और उस नोटिफिकेशन को संसद में पेश करेगी। संसद यदि अप्रूव कर देता है तो क्या होगा, वो फर्स्ट शेड्यूल में आ जाएगा और उस पर यह कानून नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है। अगला हम बात करते हैं डेफिनेशन, परिभाषा की। अब देखिए यहां पर एक टेक्निकल टर्म है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। यह हमें आगे बहुत बार समझने आएगा क्योंकि हम पब्लिक की और प्राइवेट की बात करेंगे। ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए ये आएगा, तो इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूं, जब आएगा तो मैं इस टॉपिक को फिर से उठा के समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सिंपल सी बात है यार, देखो एक चीज होती है डिजिटल सिग्नेचर। आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक डॉक्यूमेंट रहता है सरकार का, ठीक है, सरकार का डॉक्यूमेंट रहता है, उसके बाद आधार डाउनलोड करते हुए भी देखा होगा दिस इज डिजिटली साइंड। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लिखा रहता है और इसमें लिखा रहता है दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड, और जिसका साइन रहता है उसका नाम लिखा रहता है। ये जो है ये साइन करने का तरीका है, ठीक है। बात समझ में आई? तो होता क्या है, इस पूरे के पूरा जो प्रोसेस है ये कहां से अप्रूवल मिलता है, ये जो मिलता है अप्रूवल ये इसी आईटी एक्ट के अंदर मिलता है। तो यहां पर कुछ अथॉरिटी है जो मैं आपको आज अभी समझाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये, जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे क्या था, मुझे जरूरत पड़ी थी तो ये मैंने एक ई कॉपी ली थी। ये क्या है, ये एक डिजिटल साइन है। तो जब मुझे किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा, ये मेरा डिजिटल साइन है, ये मैंने एक कंपनी थी ई पास 2000 ऑटो, उससे ली थी। ये मुद्रा शायद कंपनी है और उसका ये पर्टिकुलर चिप है। तो जब भी मुझे कोई डॉक्यूमेंट है, मुझे बताना है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, ये पेनड्राइव लाइक स्ट्रक्चर है, इसे मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा और इसे अप्रूवल दे दूंगा। तो यदि ये मेरे पास पेन ड्राइव जब तक रहेगी, ये एक प्राइवेट की है, एक निजी चाबी जैसे आप मान सकते हो, जब तक ये मेरे पास है मैं इसमें डिजिटली साइन कर सकता हूं और मैं क्या करूंगा, किसी और को भेज दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैं भेज रहा हूं, मेरा नाम है नितिन, मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजना था, तो मैं क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को इसकी जगह इससे, इसकी मदद से डिजिटली साइन कर दिया। अब इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को क्या किया गया, किसी भी, लेटर से मैं अपने सीनियर को, तो सीनियर ऑफिसर को मैंने इसे भेज दिया। तो जब उस पर्सन ने देखा कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट है इसके नीचे डिजिटली साइंड लिखा हुआ है बाय दिस पर्सन, मतलब क्या है, ये बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट है ऑथेंटिकेटेड है, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, रास्ते में डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये इसका मतलब रहता है। जैसे कि हम नॉर्मल मैनुअली साइन करते हैं और कहीं पर भी कटपिट रहता है तो क्या होता है, समझ में आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी काम रहता है। एक बार डिजिटली साइन हो गया तो उस डॉक्यूमेंट के साथ यदि कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट
इनवैलिड हो जाता है। बात समझ में आई? इसको कहते हैं, ये पूरे के पूरे प्रोसेस का रोल है यहां से इस डिजिटल सिग्नेचर का। अब देखिए, अब इसके लिए होता क्या है, सबसे पहले एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी अभी हम पढ़ रहे थे, और एक होता है सब्सक्राइबर, ठीक है। तो देखिए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब कि प्रमाणन प्राधिकरण। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी का क्या काम है, मैं मान लीजिए इस केस में सब्सक्राइबर हुआ नितिन, सब्सक्राइबर मतलब मैं इनका ग्राहक हुआ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरे एक तरीके से कस्टमर हैं, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इस केस में मेरे पास कौन सी पेन ड्राइव है, मुद्रा कंपनी है, उनकी पेन ड्राइव है जिससे मैं डिजिटली साइन करता हूं। तो मैं क्या किया, इनको अप्रोच किया, भैया आप मेरे लिए ये पेन ड्राइव बना के दे दो जिसमें मुझे जब भी फ्यूचर में हस्ताक्षर करना होगा मैं डिजिटली साइन कर सकता हूं। ऐसा हुआ, बोले ठीक है सर, आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स दो, हम आपको ये बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या हुई, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी हुई जो सरकार के द्वारा ऑथराइज है, डिजिटली साइन करने के लिए जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसे असाइन करने की अथॉरिटी है, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक साइन करने की जो सर्टिफिकेट है वो मुझे प्रदान करेगा, वो होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इस केस में क्या होगा, ये मुद्रा के है डिजिटल साइन, तो मुद्रा जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी एक अथॉरिटी है, वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब कि नियंत्रक यानी कि रेगुलेटर तरीके से। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर, अब प्रश्न ये उठता है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन परमिशन दिया कि भैया तुम ये मुझे असाइन कर सकते हो, तो इसे कंट्रोलर परमिशन दिया। तो कंट्रोलर वो अथॉरिटी है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को परमिशन देता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर को सब्सक्राइबर्स को इशू कर सके। ये हायरार्की है, समझ में आ गया। तो सबसे ऊपर कंट्रोलर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट असाइन करने के लिए परमिशन देता है, ठीक है। ये जो है बेसिक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि संचार उपकरण। सिंपल सी बात है यार, हम लोग सब यूज कर सकते हैं, करते हैं, सेल फोन्स हो गया या कोई भी पर्सनल डिवाइस होगा, ठीक है, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने वाला ऐसा कोई भी डिवाइस हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम सेंड कर सकते हैं या फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सेंड मतलब क्या होता है, सेंड मतलब होता है हम सेंड कर रहे हैं ए से बी, ये वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या होता है, ए बी को भेज सकता है और बी ए को भेज सकता है। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कोई भी पर्सनल असिस्टेंट वाला डिवाइस हो, जिससे हम वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर आता है। और इसके जरिए हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज, ये सब तो हम जानते ही हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो क्या हमें ये पता नहीं है, बिल्कुल पता है, लेकिन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो ये डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिफाइन करने का तरीका यही है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, आपको बस ये चार्ट यदि याद रहता है तो आप पूरी की पूरी डेफिनेशन को खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन जो पहली बार डिफाइन की गई थी वैसे ही की गई है अभी भी। कंप्यूटर क्या होता है, कोई भी डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और फाइनली जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरीके से हम डिमांड करते हैं वो देता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो हम कंप्यूटर में सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस करने में इस सिस्टम की हेल्प करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। यानी कि सिंपल सी बात है, कंप्यूटर से अटैच जितने भी डिवाइसेस हैं, ये कंप्यूटर हो गया, बाजू में मान लो सीपीयू हो गया, यहां पर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, बहुत सारे इनपुट डिवाइस हमने और कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप इनपुट में मान लो
बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं आजकल, तो इनपुट डिवाइसेस जॉयस्टिक होती है, जितने भी अदर होते हैं। आउटपुट में हमने मान लो प्रोजेक्टर या अदर कर लिया, बीच में हम स्टोरेज के लिए अलग हार्ड डिस्क, जो भी हार्ड डिस्क एसएसडी डिस्क को कनेक्ट कर लिए, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है सब कुछ कंप्यूटर की डेफिनेशन में आ जाता है। यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में क्या नहीं आया, ये जो इस कंप्यूटर के पूरे सिस्टम के बाहर जो सर्वर है जिसमें इंफॉर्मेशन कई बार स्टोर की जाती है, जैसे मैं YouTube में वीडियो डाल रहा हूं वो YouTube के सर्वर में स्टोर की जाती है। तो ये जो सर्वर है, ये सर्वर इस कंप्यूटर का पार्ट नहीं बना, बाकी ये पूरे के पूरे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, कंप्यूटर खुद है, वो सारा का सारा इस कंप्यूटर का पार्ट बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो हम सर्वर की बात कर रहे हैं वो आ जाता है किसमें, वो कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया, दो और दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए जो माध्यम यूज होता है वो क्या क्या हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है। ठीक है, जैसे आजकल आप देखोगे वायरलेस होता है, ठीक है, देखे होगे आपने, स्टारलिंक वायरलेस माध्यम से यूज कर रहा है आजकल। वायर्ड मीडियम्स भी होता है, जैसे मेरे घर जियो फाइबर लगा हुआ है। जियो फाइबर कहां तक, जियो फाइबर की पूरी लीज्ड लाइन आती है जो पोल से मेरे घर तक आई है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये एक वायर्ड कनेक्शन है। इसके पहले लीज लाइंस वाला बीएसएनएल का आता था, वो टेरेस्ट्रियल लाइन रहती थी। तो ऐसे किसी भी माध्यम से, चाहे वो माइक्रोवेव के माध्यम से हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो सारी चीज क्या होती है, वो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बन जाती है। ठीक है, ये हम जानते ही हैं, बस हमें इस तरीके से लिखना है ताकि हम थोड़ा सा इलैबोरेट डेफिनेशन लिख सकें। आप देखो होता क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी हम लॉ की बात करें, लॉ को थोड़ा सा डिटेल में प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि जब कोर्ट के पास केस आए तो कॉम्प्लिकेट ना मैटर हो। जितना ज्यादा डिटेल में लॉ को बनाया जाए, कोर्ट के लिए उतना आसानी होती है उस केस को समझने की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी। ये टर्म से भी हम वाकिफ हैं, साइबर सुरक्षा। अब देखो, जब हम बात करें साइबर का मतलब कोई भी ई डिवाइस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइसेस की सुरक्षा करना पहली चीज, साथ ही साथ इनको किससे सुरक्षा करना ये भी हमें इस डेफिनेशन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हम किस किस चीज की सुरक्षा कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी डिवाइस है उसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं। ये डिवाइस हमारा मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, पहली चीज। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट हो गया, डिवाइस हो गया, कंप्यूटर हो गया, या कंप्यूटर के कोई भी रिसोर्सेस, इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, या पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिस्टम प्रणाली कोई भी होता है, उन सब की क्या करें, हम रक्षा करें। लेकिन ये तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये हम हार्डवेयर के टर्म्स में बात करें। नेक्स्ट हम इसी के सॉफ्टवेयर की टर्म्स में भी बात कर रहे हैं, इसमें जो सॉफ्टवेयर डला हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने MS वर्ड खरीदा है, तो यह भी रक्षा करनी है कि मेरा MS वर्ड करप्ट ना हो जाए। साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क में बहुत सारी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसे भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजों को हमें प्रोटेक्ट करना है साइबर सिक्योरिटी में। अब प्रश्न आता है, प्रोटेक्ट करना है तो किससे प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या चीजों से प्रोटेक्ट करना है? तो वो आता है कि सबसे पहले अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई बिना परमिशन के हमारा डेटा ना यूज कर सके या उसे मैनिपुलेट ना कर सके, उसे खराब ना करे, डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसे मॉडिफाई कर दे। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है एक साइट में 723 है लास्ट में, ठीक है, अब किसी ने क्या किया, उस वेबसाइट से हैक करके उस डेटा को निकाल लिया, तो आपका मोबाइल नंबर लीक हो गया। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ऐसा परमिटेड ना हो। किसी ने मॉडिफाई कर दिया, 723 की जगह 713 कर दिया, तो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो ऐसा कुछ भी चीज ना हो सके। साथ ही साथ आपकी सर्विसेज डिस्टर्ब ना हो। तो रिसेंटली मैं एक कोचिंग के लिए, एक बहुत ही फेमस कोचिंग है दिल्ली के लिए, उनके लिए मैं एक लाइव सेशन कर रहा था उनकी खुद की वेबसाइट में, ठीक है। तो मोर देन 2000 पीपल ज्वाइन ऑनलाइन। अब उस क्लास को करते समय हुआ क्या था कि बहुत सारे बॉट्स
ने उस क्लास को डिसरप्ट करने के लिए क्या किया, बहुत सारे मैसेजेस करने लग गए, तो उनकी वेबसाइट क्या हुई, क्रैश कर गई। इस वजह से मेरी क्लास को 30 मिनट्स के बाद ही रोकना पड़ा था। तो दिस इज नोन एज डिसरप्शन। उन्होंने क्या किया, इंटेंशनली, कोई भी कॉम्पिटिटर हो सकता है, उस प्लान को डिसरप्ट करने के लिए, उस सर्विस को डिसरप्ट करने के लिए उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का सहारा किया, उस केस में बॉट का यूज किया। तो ऐसे सारी चीजें से हमें बचाना है। साथ ही साथ कोई भी चीज गलत चीजें हम डिस्क्लोज ना करें। गलत चीज मतलब मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी वेबसाइट में है वो पब्लिक डोमेन में ना आए। आधार नंबर डिस्क्लोज हो जा रहे हैं ना, लीक हो जाते हैं, ऐसा कोई भी लीक इन माध्यम से ना हो। तो हमें पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है इन सारी चीजें से। ये कहलाता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा। डेटा एक टर्म आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, और दूसरा शब्द होता है इंफॉर्मेशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, आज मैं आपको समझाता हूं। ये आपको कभी फ्यूचर में भी काम आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। डेटा का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। आज की डेट में मान लो स्विगी है, स्विगी जोमैटो हो गए, इनके पास बहुत सारे डेटा है। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां पर हम रह रहे हैं, रायपुर का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, रायपुर में एक क्षेत्र हम पकड़ लेते हैं, लेटस से हम पकड़ लेते हैं आरकेसी, राजकुमार कॉलेज। तो यहां पर कोई जोमैटो का जो सर्वर है उसके पास बहुत सारे डेटा रहेंगे कि यहां से इसने ऑर्डर किया, 4 बजे ऑर्डर किया, इस प्लेस से 3 बजे ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया। तो इनके पास क्या रहेगा, समय रहेगा, क्या ऑर्डर किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो रैंडम इन्होंने ऑर्डर की, मान लीजिए महीने भर का, ये जो रैंडम डेटा है इसे कहते हैं हम डेटा। यहां पर बहुत सारी चीजें इन्हें पता रहेगी, स्विगी और जोमैटो को, अपने डेटा के हिसाब से, जिसके माध्यम से इन्हें पता रहेगा कि किस किस ने कब कब क्या क्या ऑर्डर किया इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। अब मान लीजिए मैंने इस डेटा को निकाला और इस डेटा को मैंने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया, कि कौन से समय में सबसे ज्यादा ऑर्डर होते हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्डर, यानी कि विच ऑर्डर सबसे ज्यादा है, ये एनालाइज किया। साथ ही साथ ऑर्डर वैल्यू कितनी है वो एनालाइज किया। इस पूरे के पूरे एरिया में, राजकुमार कॉलेज के आसपास, एक महीने में मैंने ये एनालाइज किया। तो जब मैंने इस इंफॉर्मेशन, जो ये रैंडम चीजें बिखरी हुई थी, इसे हम कहते हैं डेटा। जब हम इस डेटा को क्या कर लिए, हम अपने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसकी तरह से हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। आसान भाषा में मैं बताऊं तो यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बस सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपके दिमाग में डेटा है। जब आप उसी चीज को समझ लोगे, इस काबिल बन जाओगे कि मेंस में उसे सही तरीके से लिख लोगे, तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। दिमाग में जब कूड़े की तरह कोई भी चीज भरी रहती है वो होता है डेटा। जब दिमाग में वही चीज ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो होता है। अब डेटा का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसे क्या हो सकते हैं, रैंडम फैक्ट्स, फिगर्स, नॉलेज, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है जिसे भविष्य में क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, या प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, या प्रोसेस करने की तैयारी में है। वो सारी चीज क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। ठीक है, ध्यान आपको यह रखना है कि डेटा हमेशा रैंडम फॉर्म में होता है। जब उसे प्रोसेस कर लिया जाता है और जो काम की चीज उससे निकलती है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो हमने डिजिटली साइन किया रहता है, आप आधार को डाउनलोड करके देखना, उसमें लिखा रहता है दिस हैज बीन डिजिटली साइंड बाय दिस, तो वो डिजिटल साइन है। वही डिजिटल साइन का मतलब क्या है, एक तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि ये प्रमाणित किया जाता है एक अथॉरिटी के द्वारा कि ये जो है ये सही चीज है, इस डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ऐसा ऑथेंटिकेट करने वाला जो साइन होता है, जो डिजिटल माध्यम से किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमीडियरी यानी कि मध्यस्थ के बारे में। अब देखो मध्यस्थ क्या होता है। ये एक पर्सन है, मान लो ये है राम, ये है श्याम। अब होता क्या है, राम और श्याम, राम को क्या चाहिए, राम एक जगह कंपनी में नौकरी अप्लाई करना चाह रहा है और श्याम एक बंदे को एम्प्लॉय करना चाह रहा है। तो क्या हुआ, राम अपनी सीवी देगा श्याम को, लेकिन होता क्या है, राम और श्याम दोनों अलग अलग जगह हैं, तो ये किसी थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दिया। ये इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, जैसे कि मान लो एक कंपनी हुई naukri.com, indeed.com, इस तरीके से कोई कंपनी हुई, ठीक है, या तो आजकल बहुत तरीके से लिंक्डइन होती है, लिंक्डइन को इंफॉर्मेशन दिया और ये लिंक्डइन के माध्यम से इसकी जो जॉब है, श्याम जो सीवी है वो श्याम के पास गई। तो बेसिकली हुआ क्या, राम ने अपनी इंफॉर्मेशन किसी मध्यस्थ के माध्यम से उस पर्सन को दिया जिसे ये रिक्वायर्ड थी। तो ये कंपनी क्या कहलाई, ये कहलाई मध्यस्थ या इंटरमीडियरी। यानी कि इंटरमीडियरी का क्या है, एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी और की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी और के बिहाफ में। समझ में आया, ये इनका काम है। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया ये पर्सन, indeed.com, naukri.com, राम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और जिसे चाहिए थी श्याम को उसे प्रोवाइड किया। बात समझ में आई, इसे कहते हैं इंटरमीडियरी। अब ये इंटरमीडियरी कौन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि साइबर कैफे हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट साइट हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट साइट कैसे होती है, जैसे मान लो रेजर पे का एग्जांपल ले लो। पेमेंट जब करते हैं रेजर पे में गई, तो क्या रेजर पे इज अ पर्सन जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। फॉर एग्जांपल ये ले लो, मैंने खरीदा एक वेबसाइट से, लेट्स से मिंत्रा, मैंने मिंत्रा से कुछ कपड़े खरीदे, कितने के खरीदे, 100 रुपए का, गरीब इंसान हूं, 100 रुपए के कपड़े खरीदे, ठीक है। तो ये जो पेमेंट करना था, इन्होंने कहा कि आप रेजर पे के माध्यम से कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, 100 रुपए के कपड़े रेजर पे से खरीदे। तो रेजर पे मुझसे 100 रुपए की डिमांड कलेक्ट किया और इसने ये 100 रुपए कलेक्ट करके मिंत्रा को दे दिया। तो क्या रेजर पे से मैंने खरीदा, नहीं, लेकिन मैंने पे रेजर पे को किया। तो रेजर पे मिंत्रा के बिहाफ में मुझसे पेमेंट कलेक्ट किया। तो ये क्या हो गया, ये एक इंटरमीडियरी हो गया। बात समझ में आई। तो ये जो कहलाता है, ये कोई भी ऑनलाइन पेमेंट साइट हो गई। ऐसे ही कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, कोई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो गया, वो हमसे इंफॉर्मेशन लेकर कहीं और पर डायरेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर देख लो google.com, मैंने मान लो सर्च किया बेस्ट CGPSC फैकल्टी, सर्च किया, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट, मान लो नितिन भूटानी नाम आया, ठीक है। तो ये क्या किया, मेरी वेबसाइट में डायरेक्ट कर दिया। तो गूगल इज द पर्सन, गूगल इज द कंपनी एंटिटी दैट इज डायरेक्टिंग यू टू दिस पर्सन्स वेबसाइट। तो क्या हो रहा है, यहां से गूगल क्या हो रहा है, एक जन की इंफॉर्मेशन को लेकर दूसरे जन की वेबसाइट में डायरेक्ट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ इंटरमीडियरी वर्क। बात समझ में आई। या फिर क्या हो सकता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी हमें जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्च इंजन हो गए, ये सारे के सारे जो हो गए इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। ये सारे के सारे नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेब होस्टिंग सर्विसेज, godaddy.com हो गया, वो हमारी इंफॉर्मेशन होस्ट कर रहा है इंटरनेट में, हमारी इंफॉर्मेशन होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो भी एक इंटरमीडियरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योर सिस्टम। वैसे तो सिक्योर का मतलब हमने एक तरीके से देख लिया, जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मतलब देख लिया। वैसे ही अब हम कंप्यूटर तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा सिस्टम की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, हार्डवेयर भी आएगा, प्लस क्या होगा, जो नेटवर्क इससे एसोसिएटेड रहेगा वो भी सिक्योर रहेगा, तभी तो पूरा का पूरा सिस्टम सिक्योर रहेगा। यानी कि सिर्फ कंप्यूटर सिक्योर ना रहे, ये इंडिविजुअल कंप्यूटर तो सिक्योर ही रहे, लेकिन ये जो आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है सिक्योर रहे, इसे हम कहते हैं सिक्योर सिस्टम। अब सिक्योर सिस्टम का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात करें, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है
अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस ना कर सके। सिंपल सी बात है, वो रिलायबल हो, करेक्ट हो, जैसे कि मान लो जितना हद तक पॉसिबल हो सके वो अपना जो काम करने के लिए डायरेक्टेड है वो कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये एक पर्सन है नितिन, इसे करनी है पेमेंट, तो ये क्या गया, ये IMPS यूज किया, किसके माध्यम से, यूपीआई के जरिए मैंने पेमेंट करी। तो क्या यूपीआई पेमेंट्स फेल होती हैं? बिल्कुल फेल होती हैं। क्या गलत पेमेंट हो जाती हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक सिक्योर सिस्टम मानते हैं। मतलब कि टू एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जितना हद तक भी पॉसिबल रहा, यह सिस्टम क्या होना चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए। फुल प्रूफ मतलब सही इंफॉर्मेशन दे, पेमेंट सही हो, कोई भी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन ना मिले, मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी वो लीक ना हो, प्रोटेक्टेड रहे, कोई और उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज ना कर सके। ये सिस्टम को कहलाते हैं। क्या ये 100% फुल प्रूफ है? भैया कोई भी सिस्टम आज की डेट में 100% फुल प्रूफ नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है सिक्योर सिस्टम क्या हो, जितना हद तक हो सके वो ये सारी चीजों से सुरक्षित रहे, उसे हम कहते हैं सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम तो भैया आजकल की डेट में डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। अब हम आ चुके हैं सेक्शन 3 में, डेफिनेशन हमारा खत्म हो चुका है। अब यहां पर बात करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रमाणीकरण। तो ऐसा क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक कस्टमर हूं, मुझे कोई भी अपने रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना है, पुष्टिकरण करना है कि भैया ये बिल्कुल सही रिकॉर्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूं, डिजिटल साइन कर सकता हूं, और ये डिजिटल साइन के माध्यम से ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ये सही इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आई? अब प्रश्न ये उठता है थोड़ा सा, क्योंकि आईटी जो है टेक्नोलॉजिकल चीज है, तो जो हमने पहली डेफिनेशन छोड़ी थी उसके बारे में आज अभी हम पढ़ते हैं। तो देखो होता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम होता कैसे है। ये वर्क करता है एनक्रिप्शन पर। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप में यदि आप मैसेज खोलते हो, कभी भी लिखते हो, तो क्या लिखा रहता है व्हाट्सएप के नीचे, एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा रहता है। लिखा है व्हाट्सएप के मैसेज भेजते हो तो क्या लिखा रहता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। यानी कि व्हाट्सएप खुद भी चाहे तो उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, यही तो मतलब है इसका। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक फाइल भेजी, फाइल में मैंने क्या किया, अपनी जो पेट बिल्ली है उसकी फोटो अटैच कर दी, ठीक है। इस फोटो को मैंने क्या किया, इस पूरे को पूरे फाइल में डाला और इसे एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्ट मान लो एक पासवर्ड डाल दिया। अब ये जो फाइल है एक डेटा में कन्वर्ट हो गई। अब जो भी ये पासवर्ड, इसे डिक्रिप्ट करने के लिए इसे डिक्रिप्शन की चाहिए, मान लो एक तरीके से पासवर्ड चाहिए, और जो भी इस पासवर्ड को डालेगा उसे ये बिल्ली की इमेज मिल जाएगी। तो मैं क्या कर लिया, अपनी बिल्ली की इमेज को ऑनलाइन मान लो मुझे लीक नहीं होने देना, मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई और मैसेज पढ़ ले और मेरी बिल्ली की इमेज वायरल हो जाए। ऐसा कुछ रोकने के लिए क्या होगा, मैंने इसे एनक्रिप्ट कर दिया, इसे ही हम कहते हैं एनक्रिप्शन। तो बेसिकली होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, ये जब मैसेज हम कोई भी ई साइन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी मैसेज को जब हम ई साइन करते हैं तो होता क्या है, इस बात को हम समझते हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं हैश, ठीक है। ये हैश सिस्टम, ये एक टेक्निकल टर्म है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है, मैंने क्या किया, अपना जो ये बताया आपको मेरा डिजिटल साइन है, मैंने इसे खोला, पेन ड्राइव के माध्यम में डाला, मैंने अपना ओटीपी जो मेरे मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आया उसमें डाला, ओटीपी आया, ये डिजिटली साइन हो गई, डिजिटली साइन बाय नितिन ऐसा करके आ गया। बात समझ में आई? जब ये चीज हो गई तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप एक मान लो एक प्रोटेक्टिव एनवेलप की तरह डेवलप हो गया। अब इस डिजिटल साइन होने के बाद कोई भी अल्टरेशन आया, कोई भी मॉडिफिकेशन आया, कोई भी चेंज किया गया, तो क्या किया जाएगा, ये जो फाइल है
इस फाइल को अल्टर माना जाएगा और ये करप्ट हो जाएगी, ये खुलेगी ही नहीं। यानी कि जिस आधार पर मैंने भेजा, जिस इंफॉर्मेशन को मैंने भेजा डिजिटली साइन करके, उस फाइल में एक प्रोटेक्टिव एनवेलप आ गया और उसमें कोई भी चेंज किया जाएगा तो ये फाइल क्या होगी, करप्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज, ये पूरे के पूरे माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को वर्क करते हैं, इसे हम कहते हैं हैश। ये हैश सिस्टम होता है, जो एक टेक्निकल टर्म है, कंप्यूटर साइंस वालों को पता होगा, ठीक है, या कोई एमसीए वगैरह कर रहा होगा तो उसे पता होगा, ठीक है। ये हैश फंक्शन ऐसे काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जो डिजिटल साइन होता है उसमें क्या होता है, एक असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब ये भी समझो, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो सिस्टम का मतलब जो मैंने आपको बताया एनक्रिप्शन वाला करने का। तो यहां पर क्या होता है, जो भी फाइल रहती है उसे एनक्रिप्ट किया जाता है और उस एनक्रिप्शन के बाद क्या किया जाता है, वो फाइल में एक एनवेलप बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, ये असिमेट्रिक क्या है भैया? असिमेट्रिक ये है कि मान लो मुझे एक डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करना है, ठीक है, तो असिमेट्रिक ये है कि मेरे पास ये जो डिजिटल साइन का डिवाइस है, पर्सनल डिवाइस है, ये मैंने इशू करवाया मुद्रा से, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, इसे मैं एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या ये डिवाइस मैं सबको दूंगा? ये तो भैया मेरी आइडेंटिटी का है, तो ये पर्सनल डिवाइस है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट की। उसके बाद मैं जिस जिस पर्सन को क्या करूंगा, वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करूंगा, उसके पास एक पब्लिक की आएगी और वो उस की के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। फिर से समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो जब मैंने एनक्रिप्शन की, तो ये एनक्रिप्शन इस केस में डिजिटल साइन के केसेस में मैंने कैसे किया, इससे इस पेन ड्राइव से मैंने क्या किया, यहां से डिजिटली साइन कर दिया और ये पेन ड्राइव जैसे ही मैंने निकाला ये डिजिटली साइन होके सेंड हो गई किसी भी थर्ड पार्टी को। अब मैं क्या करूंगा, जिसको भी सेंड हुई उसके पास एक पब्लिक की है और उस की के बेसिस में वो इस इंफॉर्मेशन को डीक्रिप्ट कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये जो पब्लिक की है ये सबके पास अवेलेबल रहती है और ये जो प्राइवेट की है जो भी असाइन किया रहता है उसी के पास अवेलेबल रहती है। बात समझ में आई? तो ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? ऑथेंटिकेशन होता है डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है? असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के द्वारा, जो कि एक हैश सिस्टम के द्वारा एक एनवेलप जनरेट होता है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि यदि उस डॉक्यूमेंट जिसे डिजिटली साइन किया जाता है उसमें कोई भी तरीके का बदलाव किया जाए तो वो फाइल है, वो डॉक्यूमेंट है, वो क्या हो जाता है, वो करप्ट हो जाता है। बात समझ में आई? दिस इज नोन एज हाउ, दिस इज हाउ जो पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। तो इस सेक्शन में क्या लिखा गया है कि कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो क्या कर सकता है, सब्सक्राइबर मतलब कि ग्राहक, जैसे कि मैं मुद्रा का ग्राहक हूं, मुद्रा क्या है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, मैं उसका ग्राहक हूं, तो वो क्या कर सकता है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैं चाहूं उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। क्या क्या कंडीशन, कि ये जो चीजें हैं मैंने आपको पहले ही बताया वो सेकेंड शेड्यूल में आनी चाहिए। यदि सेकेंड अनुसूची में आती है तभी सिर्फ और सिर्फ आईटी एक्ट और डिजिटल साइन वैलिड रहेगा। पहली अनुसूची में जो कोई भी सेक्शन मेंशन्ड है, जिस भी रिलेटेड कानून मौजूद हैं, उसे इस पे नहीं किया जा सकता ऑथेंटिकेट, पहली चीज। साथ ही साथ कुछ कंडीशन है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किसी सिग्नेटरी से लिंक होना चाहिए। चाहे अब इस केस में क्या है, ये मेरे से लिंक है। यदि मान लीजिए कोई कंपनी है तो कंपनी का मान लो सीईओ हो, एमडी है, उस पर्सन का साइन होना चाहिए। जैसे हम साइन करते हैं तो एक इंडिविजुअल रहता है, वो इंडिविजुअल पर्सन से ये साइन लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई भी चेंज होता है तो वो क्या होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट में पता चल होना जाना चाहिए, फाइल करप्ट हो जानी चाहिए, या एक नोटिस आ जाना चाहिए कि भैया ये फाइल में साइन करने के बाद अल्टरेशन किया गया है। आमतौर पर आप देखोगे जो भी डिजिटली साइन फाइल रहती है, आप उसे एडिट मारने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, उसमें एक बड़ा सा नोटिस आ जाता है कि ये डिजिटली साइंड है, इसे एडिट नहीं किया जा सकता, पहली चीज।
पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडिट तो कर ही लेते हैं। तो एडिट यदि हो जाता है तो उसमें नोटिस आ जाता है कि डिजिटल साइन करने के बाद इसमें कोई चेंजेस या बदलाव आए गए हैं। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से डिजिटली साइन को क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का कानूनी मान्यता। अब देखो आज की डेट में आपको मैंने बताया कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, तो उस लॉ का यदि आप देखोगे तो हमारे संविधान के अंदर ई कॉपी भी जारी होती है। ठीक है, क्या हर के पास, हमारे पास इतने रिसोर्स हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं क्या मैं लॉ की ओरिजिनल कॉपी लेके पढ़ा रहा हूं? हाँ, ओरिजिनल कॉपी ले रहा हूं, लेकिन वो फिजिकल नहीं है, वो ई कॉपी है। मैं इंटरनेट से जो भी एक्ट पढ़ाता हूं आपको डाउनलोड करता हूं, उसके एक एक प्रोविजन पढ़ता हूं, आसान भाषा में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाता हूं। कहने का अर्थ क्या है, जो ई कॉपी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है, वो भी एक एक्चुअल कॉपी है आज की डेट में। ये इस एक्ट के अंदर रिकॉग्निशन मिला। तो यदि मान लो कोई भी कानून के लिए कहा गया कि इसको आपको किसी फॉर्मेट में देना है, पेपर फॉर्मेट में देना है, इसे इस तारीख को पब्लिश करना है, तो यदि वो सेकेंड शेड्यूल में, सेकेंड अनुसूची में वो कानून मौजूद है, तो यदि आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकालते हो तो भी उसे लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि वो एसेसिबल होना चाहिए, और कोई भी जब चाहे फ्यूचर में तो उसे रिफर करके उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, नोट्स बना सकता है, ऐसा। यानी कि आपने ई कॉपी में स्टोर किया और ऐसा नहीं किया कि सरकारी सर्वर में डाल दिया तो कोई भी एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। वो ई सर्वर में डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जिसे हर कोई, जो भी एलिजिबल हो वो उसे एक्सेस कर सके, तभी और तभी उसे कानूनी रूप में रिकॉग्निशन मिलेगा, लीगल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। सरकार भी, अभी मैंने क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड ने जमीन ली थी, तो जमीन में नामांतरण होता है, सब जानते होंगे। तो नामांतरण में मैंने देखा उसी में एक फॉर्मेलिटी हो रही थी, तो उसमें कुछ लिखा था, दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइंड बाई, वो जो था पटवारी था उस एरिया का, उस पटवारी का नाम था और उस पटवारी का डिजिटल साइन था। यानी कि सरकार जो है और उसके जो अफसर है उनको भी आजकल ये मिलने लग गया है, और उनका जो डिजिटल साइन रहेगा वो भी एक क्या रहेगा, वो एक लीगल अथॉरिटी मानी जाएगी, और वो जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो बिल्कुल लीगल माना जाएगा। तो सरकार क्या कर सकते हैं, अपने सारे के सारे जितने भी काम काज हैं, चाहे वो ग्रांट देना हो, चाहे वो किसी चीज को डॉक्यूमेंट में साइन करना हो, ये सारे के सारे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में डिजिटली यदि साइन करता है तो वो क्या रहेगा, वो एक वैलिड लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर क्या करा जा सकता है, कोई भी चीज की जा सकती है यार, कोई एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने में, जैसे आपने मान लो आपका, मान लो किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको आया कि आप इस दिन अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौजूद रहो, तो आपको एक लेटर लिखा जाएगा, और ये पूरा का पूरा लेटर लिखा जाएगा, नीचे जो है सीजीपीएससी के चेयरमैन हैं वो डिजिटली साइन करके इसे बुलाएंगे। तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में यदि डिजिटली साइन किया जाएगा तो वो एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। या फिर कोई लाइसेंस या परमिट देना हो उसके लिए भी, या फिर कोई भी आपने पेमेंट करी, उस पेमेंट की रिसीट में भी यदि डिजिटल साइन है तो वो भी ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जैसे कि हम मैनुअल रिकॉर्ड्स को, फिजिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, वैसे भी यहां पर कंडीशन है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जा रहा है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कितने समय के लिए, तो वो समय जो है वो डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट वैरी करता है। कौन इसे निर्धारित करता है, केंद्रीय सरकार अपनी रूल बुक में निकालती है और समय बोलती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इतने समय के लिए करा जाता है। जैसे नॉर्मल कोई क्रिमिनल डेटा रिकॉर्ड हो या पर्सनल रिकॉर्ड है, उसे नॉर्मली 3 महीने के लिए यदि नहीं रिक्वायर्ड है या 2 साल के लिए नॉर्मली रखा जाता है। ऐसी कुछ
हर चीज के लिए, हर डेटा के लिए एक समय बांधी गई है केंद्र सरकार के अंदर कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कितने समय तक स्टोर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इंफॉर्मेशन उस सारे के सारे समय में एसेसिबल होनी चाहिए, साथ ही साथ ये किस फॉर्मेट में रिटेन करनी चाहिए ताकि उस इंफॉर्मेशन में कोई भी बदलाव ना आए, वो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करे रखे और जिस फॉर्मेट में केंद्र सरकार चाहती है उसी फॉर्मेट में इसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में की गई है तो यह भी इंश्योर करना है कि वो सही तरीके से की गई है कि नहीं मेंटेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो ऑडिट होना चाहिए रेगुलरली कंडक्ट किया जाना चाहिए। नंबर 1, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट की जानी चाहिए वो डिसाइड करेगा केंद्रीय सरकार, और इस ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करनी पड़ेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, संसद में, पार्लियामेंट में इन ऑडिट रिपोर्ट्स को पेश करती है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉन। ये भी वही हो गया, सारे के सारे रूल बुक्स में जो भी कुछ पब्लिश करना है उसे इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करे जा सकते हैं और वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यदि कोई कानून बोलता है कि किसी भी फॉर्मेट में पब्लिश करो और यदि उस कानून को इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में किसी भी रूल्स लॉ को पब्लिश किया जाता है तो वो भी एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। केंद्र सरकार ही रूल बनाएगा। केंद्र सरकार किस किस बारे में रूल बनाएगा यार, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कितने प्रकार के होने चाहिए, ये किस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए, ठीक है, कौन इसे आइडेंटिफाई करेगा, यदि मान लो कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसका रूल बुक बनाएगा, यदि कौन इशू करेगा उस इशू के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए भी रूल बनाना चाहिए। कुल मिला के सिंपल सी बात है, ये साइन है तो साइन को कौन इशू कर रहा है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन परमिशन दे रहा है, केंद्रीय सरकार। तो केंद्रीय सरकार के पहले एक कंट्रोलर भी आता है। तो अब देखो ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगा। साइन किस फॉर्मेट में होगा, कितने समय के लिए वैलिड होगा, कितनी फीस लगेगी, इन सब के लिए ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये केंद्रीय सरकार के रूल्स बुक में ही डिसाइड किए जाते हैं। किसके पास सारा पावर है, केंद्रीय सरकार के पास सारा पावर है इन सब चीजों को रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स के भी हम बात करे थे। तो मैंने आपको बताया कंट्रोलर क्या होता है, वो अथॉरिटी होती है अभी जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, तो बेसिकली बहुत पीछे हो गया। तो कंट्रोलर अथॉरिटी क्या होती है, वो अथॉरिटी होती है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को परमिशन देती है, लाइसेंस देती है कि तुम क्या करो, तुम ई सिग्नेचर देने के लिए हम तुम्हें लाइसेंस दे रहे हैं। तो मेरी इसमें कौन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, मुद्रा है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये कंट्रोलर ने लाइसेंस दिया है इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि मेरे जैसे सब्सक्राइबर को ये ई सिग्नेचर की सर्टिफिकेट इशू कर सके। बात समझ में आई। अब तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा भैया, केंद्रीय सरकार ही अपॉइंट करती है। साथ ही साथ कई अन्य ऑफिसर्स हैं, जैसे इन्हीं कंट्रोलर के अंदर डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है ये कंट्रोलर। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है और फाइनली उस बेसिस में ये सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलर के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस दे रहा है। तो जितने भी फंक्शन रहेंगे वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के टर्म्स में रहेंगे। तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या बोलेगा कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं उसे आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि कोई पंगा हो जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बीच में, यदि कोई दो सर्टिफाइंग रूल्स के बीच में इश्यूज आ जाते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या क्या इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेंट्रल अथॉरिटी के पास होना चाहिए, कितने मैन पावर होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कौन से अपग्रेडेशन आना चाहिए, ये सब कौन बताता है, कंट्रोलर बताता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। साथ ही साथ ये क्या करता है,
पूरा का पूरा सुपरविजन करता है कि जिस बेसिस में हमने लाइसेंस दिया वो बेसिस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये लगातार कंट्रोलर चेक करते रहता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। बात समझ में आई? तो यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी का पूरा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कंट्रोलर हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब भैया मान लो हमने डिजिटली साइन किया लेकिन वो किसी और देश की है, डिजिटल तो डिजिटल होता है, तो क्या हमें कौन सी फॉरेन ऐसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे? तो वो कौन करता है? वो भी कंट्रोलर ही डिसाइड करता है। लेकिन कंट्रोलर को क्या करना पड़ता है? केंद्रीय सरकार की परमिशन लेने के बाद कंट्रोलर फाइनली वो अथॉरिटी होती है जो बोलता है हम इन फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब ये क्या करता है? ये बहुत सारी कंडीशंस देता है कि यदि ये पूरी हो रही है, जब तक पूरी हो रही है तब तक हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। यदि कंट्रोलर को कभी लगता है कि जिस कंडीशन के बेसिस में हमने रिकॉग्निशन दिया था वो आज की डेट में वैलिड नहीं है, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये भी मैं आपको बताया कौन देता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास ये लाइसेंस होता है कि ये क्या करें। जैसे मैंने आपको बताया मुद्रा ने मुझे लाइसेंस दिया, तो क्या होगा कि कंट्रोलर ने इसको लाइसेंस दिया और इसके जरिए मुझे लाइसेंस मिला। तो यदि कोई भी पर्सन है जो चाहता है कि मुझे ई सिग्नेचर वाली सर्टिफिकेट मिल जाए और मैं इस काबिल हो जाऊं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने की परमिशन मिल जाए, तो क्या होगा? मैं एप्लीकेशन दूंगा और जो कंडीशंस कंट्रोलर सेट करेगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, मैन पावर, वो सारे के सारे यदि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होगा तो वो क्या करेगा? उसे लाइसेंस मिल जाएगा और सर्टिफाइंग अथॉरिटी मेरे जैसे पर्सन को फिर आगे लाइसेंस ये वाली प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हायरार्की क्लियर है ना आपको? यहां पर हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर से लाइसेंस मांगेगी तो कंट्रोलर बहुत सारी क्या करेगा? कंडीशन सेटअप कर देगा कि भैया ये दोगे तब जाके हम आपको ये लाइसेंस देंगे, और ये लाइसेंस मिलेगा तो मेरे जैसे आम ग्राहक क्या करेंगे? इनसे ई सिग्नेचर की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और एक बार जो लाइसेंस मिल जाता है वो लाइसेंस क्या है? एक सीमित समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। वो कितना समय रहता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बुक में दिया रहता है, आमतौर पर 5 साल के लिए दिया जाता है। अब इसको किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और इसमें जो कंडीशंस हैं लाइसेंस की देते समय वो उस पर्सन को, उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है। यदि उसने फॉलो नहीं किया तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, फिर से नहीं किया तो लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो मैंने आपको बताया, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। तो क्या होगा? यदि कंट्रोलर को लगता है, कंट्रोलर मतलब कि सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी, उसे ऐसा लगता है कि भैया हमने सेंट्रल अथॉरिटी को, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जिस ग्राउंड्स पर लाइसेंस दिया था वो ये तो पूरी कर ही नहीं रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहा वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्या किया गया? जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमने माना वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड्स नहीं मान रहे हैं, वो जो प्रोविजंस में हमने दिया उन सारों को ओपनली वॉयलेट कर रहे हैं, वो बहुत सारे ओपन वॉयलेशंस कर रहे हैं। तो इन कंडीशन में क्या किया जा सकता है? ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसका लाइसेंस कंट्रोलर कभी भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये जो थे ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। कल हम कोशिश करेंगे, आज मैंने थोड़ा सा इंटेंशनली क्लास को लंबा खींचा है ताकि कल हम आईटी एक्ट को खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि मेंस बहुत पास है, तो मैं चाह रहा था कि यदि कोई इस बार के मेंस के लिए पढ़ रहा था तो बेसिकली उसको प्रॉब्लम ना आए, वो कम से कम नेशनल लेवल के सारे एक्ट्स को खत्म कर ले अपनी क्लास से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल हम इसको पॉजिटिवली खत्म करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।